Greetings to everyone. Welcome in science class. Today we are discussing sample question paper session 2022 and 23. Let's start reading the general instructions regarding the paper question paper जो हमारा फाइनल टर्म में आने वाला है क्लास 8 का. तो इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास है द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज ऑफ 4 सेक्शंस. 4 सेक्शंस हैं बेटा क्वेश्चन पेपर के अंदर A, B, C एंड D, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं? टोटल 36 क्वेश्चन हैं. 1 से लेके 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जिनके अंदर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. इसके अंदर एक्चुअली आई हैव सीन द पेपर, तो 1 से लेके टोटल 13 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 1 वर्ड आंसर और 1 लाइन आंसर क्वेश्चन हैं. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 15, 16, ये 3 क्वेश्चन जो हैं दीज आर असर्शन रीज़न क्वेश्चन. हम डिस्कस करेंगे असर्शन रीज़न क्या होते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 17 4 मार्क्स का है, 18 4 मार्क्स का है, 19 4 मार्क्स का है और 20 भी 4 मार्क्स का है. टोटल हो गए हमारे पास 4 क्वेश्चन, ईच हैविंग द 4 मार्क्स, टोटल 16 मार्क्स क्वेश्चन. इट मीन्स अगर हम फर्स्ट 20 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये अकेले 20 क्वेश्चंस क्या हैं? दीज आर हैविंग द 32 मार्क्स, जिसमें फर्स्ट 13 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, 14, 15, 16 ये 3 मार्क्स के हो गए, 17 से लेके 20 तक टोटल 16 मार्क्स के हो गए. तो टोटल हमारे पास कितने हुए? 32 मार्क्स. यानी फर्स्ट 20 क्वेश्चन क्या हैं? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं और ये 20 मार्क्स क्वेश्चन हैं. दीज आर वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेक्शन बी. सेक्शन बी के अंदर क्या है? सेक्शन बी में 21 से लेके 26 तक क्वेश्चन हैं, जिसमें शॉर्ट आंसर हैं. शॉर्ट आंसर हमें देने हैं. ईच क्वेश्चन इज़ हैविंग 2 मार्क्स. क्लियर. उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन सी. सेक्शन सी में 27 से लेके 33 मार्क्स हैं और ये सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं. और लास्ट सेक्शन डी है हमारे पास, जिसमें 34 से 36 क्वेश्चन हैं. ईच क्वेश्चन इज़ हैविंग 5 मार्क्स. क्लियर. तो ये हमारा 4 सेक्शंस में कंप्लीट है और हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द सेक्शन ए. सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं. सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैच फायर. वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस इजीली कैच कर लेता है, फायर को आग पकड़ लेता है, दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसके लिए हम टर्म? इग्निशन टेम्परेचर. क्या बोलेंगे इसे हम? इग्निशन टेम्परेचर. या आपकी बुक में एक और टर्म बेटा दी हुई है इसके लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज किंडलिंग टेम्परेचर. आप जो भी लिखना चाहें. इग्निशन टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैचेज फायर. क्लियर. सेकेंड, इसका सेकेंड पार्ट जो है बी, फ्यूल दैट बर्न विद अ फ्लेम. जो फ्यूल फ्लेम की हेल्प से बर्न करते हैं उनके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? वी यूज़ अ टर्म इन्फ्लामेबल. क्या बोलेंगे इन्हें हम? इन्फ्लामेबल. इन्फ्लामेबल का मतलब जिनमें फ्लेम आती है, जब जलते हैं तो फ्लेम आते. कुछ फ्यूल्स फ्लेम के बिना भी जलते हैं, जिनके सिर्फ अंगारे होते हैं, जलते तो हैं बट फ्लेम नहीं बनाते. बट जो फ्यूल फ्लेम के साथ जलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेबल फ्यूल्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका और में, इन दोनों में से हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. राइट एनी वन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन टू टेक प्लेस. कोई एक कंडीशन बतानी है जिसमें कंबशन होता है. बेटा हमने जब चैप्टर 7 का क्वेश्चन है कंबशन चैप्टर का, जिसमें हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी कंबशन के लिए. पहली कंडीशन क्या थी कंबशन की? देयर मस्ट बी द कंबस्टिबल सब्सटेंस. ठीक है. दूसरा था सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तीसरा था द टेम्परेचर शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर. तो यहाँ पे आप कोई भी राइट कर सकते हैं, या तो कंबस्टिबल सब्सटेंस राइट कर सकते हैं, क्योंकि अगर सब्सटेंस कंबस्टिबल है तो ही तो वो जलेगा. ठीक है. कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया. ठीक है. दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई. ऑक्सीजन सप्लाई की कॉन्टीन्यूअस सप्लाई होनी चाहिए ऑक्सीजन की. अगर सप्लाई ऑक्सीजन की कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो क्या होगा? जलती हुई चीज़ भी क्या होती है? बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है. ठीक है. और तीसरा द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस शुड रीच, और द टेम्परेचर जो हम उसको बाहर से दे रहे हैं दैट शुड बी अबव इग्निशन टेम्परेचर. तो तीनों में से आप कोई भी राइट कर सकते हैं. यू कैन राइट आइदर ऑक्सीजन सप्लाई, कंबस्टिबल मटेरियल
और तीसरा हमारे पास द टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर मस्ट बी रीच्ड। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू सपोर्ट दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर की बजाय, तो हम कौन सी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे सकते हैं? तो हम कैसे बता सकते हैं कॉपर कब रिएक्टिव होता है बेटा सिल्वर से? जब हम क्या शो करते हैं, वी कैन शो इट इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हम कर सकते हैं अगर हम सिल्वर का सॉल्यूशन लें, जैसे हमने ले लिया AgNO3, ठीक है, AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा ले लिया हमने? AgNO3, ठीक है, AgNO3 सॉल्यूशन ले लिया। कौन सा लिया बेटा? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब इसको हमने पानी में घोल लिया, ठीक है। इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं? वी आर एडिंग कॉपर इन इट। अगर हम कॉपर डाल रहे हैं तो कॉपर क्या करेगा? कॉपर इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा और इसकी जगह खुद जुड़ जाएगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CuNO3 का ट्वाइस, ठीक है बेटा। ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, प्लस साथ में क्या बाहर निकल आएगा? Ag। लेकिन अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस का मतलब समझ रहे हो कि दोनों साइड इक्वल अमाउंट होना चाहिए। इधर कॉपर 1 है, इधर कॉपर 1 है, ये ठीक है। यहाँ सिल्वर 1 है, यहाँ सिल्वर 1 है, ठीक है। ये बट यहाँ नाइट्रेट क्या है? यहाँ पे नाइट्रेट 1 है, यहाँ नाइट्रेट 2 है। इट मीन्स अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो नाइट्रेट यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 2। बट सिल्वर यहाँ पे कितना है बेटा? यहाँ पे सिल्वर कितने हैं? 2 हैं। अब हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाएगी, Cu प्लस 2AgNO3 दैट विल गिव राइज टू CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2Ag, ठीक है। मैं आपको वीडियो के एंड में आंसर की पिक्स भी इसके अंदर डाल दूंगी एंड यू कैन सी इट ऑल्सो। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास, नेम द नॉन मेटल दैट कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। कौन सी नॉन मेटल जो है जिसको हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं? कौन सी नॉन मेटल है? आयोडीन। कौन सी नॉन मेटल है? आयोडीन। जब आपको चोट लग जाती है तो डॉक्टर एक टिंचर लगाते हैं ब्राउन कलर का, आयोडीन टिंचर, दैट इज़ एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का काम करती है जो, ठीक है। उसके बाद आता है द नॉन मेटल विच कैन बी यूज्ड इन द मैच बॉक्स इंडस्ट्री। मैच बॉक्स, माचिस की तीली बनाने के लिए, माचिस की तीली के आगे जो लगा होता है ना बुरादा, ठीक है, जिसको हम मसाला बोलते हैं, माचिस का मसाला होता है जो जलता है, ठीक है। तो वो माचिस की तीली में बनाने में कौन सा नॉन मेटल यूज़ किया जाता है? वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बेटा फॉस्फोरस। कौन सा यूज़ करते हैं हम? फॉस्फोरस, ठीक है। रेड कलर का फॉस्फोरस जो है हम यूज़ करते हैं, तो इसमें आपके पास आ जाएगा फॉस्फोरस। क्लियर बेटा। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, नेम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री। आपने बताना है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। देखो बेटा, जब हम बेकिंग करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? ब्रेड बनाते हैं, आपकी डबल ब्रेड या डबल रोटी बनाते हैं, या फिर आपके डोसा, जितना भी बेकिंग के लिए आप बिस्किट्स वगैरह, तो वहाँ पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं? वी कैन यूज़ यीस्ट। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं? यीस्ट। यीस्ट क्या है? एक फंगस है, ठीक है। या तो हम फंगस यूज़ कर सकते हैं या हम कुछ बैक्टीरिया भी यूज़ कर सकते हैं, तो यीस्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द लॉन्गर वी लीव द कर्ड एट रूम टेम्परेचर द मोर सॉर इट टेस्ट, गिव रीज़न। जब हम रूम टेम्परेचर पर दही को छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए तो वो उतनी ही खट्टी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर है, तो इट एट द रूम टेम्परेचर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द बैक्टीरिया ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। सो रूम टेम्परेचर दैट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? इट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। दही में बैक्टीरिया होते हैं ना बेटा, तो ग्रोथ इंक्रीज कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है? दही जो है वो ज़्यादा टाइम अगर बाहर रख देते हैं हम रूम टेम्परेचर पे तो वो खट्टी हो जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को बाई पेरेंटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ द रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस by the fusion of male and female gametes।
क्योंकि इसमें क्या है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न हुआ है। और मेल गैमीट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल गैमीट में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से बना है क्या, जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मेल गैमीट, ठीक है, और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट क्रॉस्ड विद फीमेल गैमीट। ठीक है, तो हाफ कैरेक्टर कम फ्रॉम मदर, हाफ कैरेक्टर फीमेल से आए हैं, कितने 23 गैमीट्स, 23 क्रोमोसोम आते हैं मदर से और 23 आते हैं फादर से। ठीक है, तो इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं, बिकॉज इट इज़ द रिप्रोडक्शन दैट टेक प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्ने एंड पिंपल्स आर कॉमन ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस की एज में एक्ने और पिंपल जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलते हैं। एक्ने और पिंपल क्या होता है, फेस के ऊपर जो पिंपल्स होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं पिंपल्स फेस के ऊपर, ये एडोलसेंस में होता है। एडोलसेंस कौन सी एज होती है बेटा, प्यूबर्टी की, जो 13 से 15 साल की एज होती है उसको हम एडोलसेंस बोलते हैं। 11 से 13 साल की या 13 से 15 साल, जो हमारी एडोलसेंट पीरियड है 13 से 17 साल की। ठीक है, गर्ल्स में ये पहले स्टार्ट हो जाती है, बॉयज़ में थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया हुआ है एडोलसेंस के टाइम पे ऐसा क्या होता है जिससे एक्ने और पिंपल होते हैं, ड्यू टू, किस वजह से बेटा, ड्यू टू सीबेशियस ग्लैंड, ड्यू टू सीबेशियस ग्लैंड, एक्टिवेशन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड क्या करती हैं बेटा, रिलीज़ करती हैं, क्या रिलीज़ करती हैं, सीबम, क्या रिलीज़ करती हैं, सीबम। और इस सीबम की वजह से क्या होते हैं, एक्ने और पिंपल होते हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू जिम्नास्ट अप्लाई कोर्स पाउडर ऑन देयर हैंड्स। जिम्नास्ट जो होते हैं, जिम्नास्ट कौन होते हैं, जो जिम्नास्टिक्स करते हैं गेम्स में होते हैं, वो कोर्स पाउडर, कोर्स मतलब खुरदरा पाउडर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो ग्रिप बना सकें। ठीक है, जिम्नास्ट क्या करते हैं, उनको कोई ना कोई किसी मतलब एक पोल के ऊपर से जाना है तो उसको उनको ग्रिप बनानी है, मूव करते हुए ग्रिप बनाने के लिए अपने हैंड्स में वो क्या करते हैं, ठीक है, टू मेक बेटर ग्रिप, टू मेक बेटर ग्रिप। ठीक है, बेटर ग्रिप, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो टू इंक्रीज फ्रिक्शन। क्या आ सकता है इसमें, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, खुरदरा पाउडर यूज़ करते हैं, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है उसके बाद, डिफाइन द टर्म फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का फार पॉइंट किसको बोलते हैं, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली। फार पॉइंट वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जहाँ तक किसी पर्सन की आँख जो होती है वो क्लियरली देख सकती है। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली, ह्यूमन आई जिस डिस्टेंस तक आँख ह्यूमन आई जो है वो क्लियरली देख सकती है उसको, उसका क्या बोलते हैं, फार पॉइंट बोलते हैं। और फार पॉइंट हमारा कितना होता है, फार पॉइंट इज़ द इन्फिनिटी। किसी के लिए कितना होता है, किसी के लिए कितना, हर एक के लिए इक्वल नहीं होता बेटा, किसी की आँख जो होती है वो ज़्यादा दूर तक भी क्लियरली देख सकती है। ठीक है, तो फार पॉइंट हर आँख के लिए सेपरेट होता है। नेक्स्ट आता है उसके बाद, हाउ इज़ द पिच रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से कैसे जुड़ी होती है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा होगी, मोर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी द पिच ऑफ द पर्सन, पिच ऑफ द साउंड। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है, मोर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी द पिच, लेस द फ्रीक्वेंसी लेस विल बी द पिच ऑफ द साउंड। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, नेम द गैसेस फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड। एक वाटर है, वाटर लिया हमने, इसमें थोड़ा सा एसिड डाला हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड लगाई। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं,
तो एक टर्मिनल हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा बैटरी के, एक नेगेटिव टर्मिनल से हमने जोड़ा इलेक्ट्रोड को। तो पॉजिटिव वाला जो है वहाँ पे कौन सी गैस आएगी, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और वाटर से दो गैसेस बनती हैं, कौन कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आपकी पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोड पे आएगी और हाइड्रोजन आपकी नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड पे आएगी, ठीक है बेटा। सो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वाटर में से तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन एट कैथोड। हाइड्रोजन बनेगी कहाँ पे, कैथोड पे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे, और ऑक्सीजन एट एनोड। एनोड क्या होती है बेटा, जो हमारी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होती है उसको हम एनोड कहते हैं, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर अ फोर्स इज चेंजिंग स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक फोर्स जो है वो स्पीड पे कम कर जाता है मूविंग ऑब्जेक्ट के। देखो एक एग्जाम्पल हम कौन सा दे सकते हैं, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, ब्रेक पैर से लगाते हो ना, तो पैर से फोर्स अप्लाई करते हो। व्हेन वी अप्लाई अ ब्रेक द स्पीड ऑफ कार डिक्रीजेस। स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। स्पीड डिक्रीजेस ऑन अप्लाइंग अ ब्रेक। स्पीड डिक्रीज कब, स्पीड कब डिक्रीज होती है बेटा, स्पीड डिक्रीज होती है कब, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। स्पीड डिक्रीजेस व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। जब आप पैडल करना बंद कर देते हो, साइकिलिंग ड्यूरिंग साइकिलिंग व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द साइकिल स्टॉप। साइकिल की स्पीड अपने आप कम हो जाती है, ये भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो। अ फोर्स इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक फोर्स जो है वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। देखो बेटा आप सब लोग क्या करते हो, क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट में क्या होता है, ये बैट है, सपोज एक पर्सन बैट से खेल रहा है, ठीक है। अगर बॉल इसके ऊपर आके गिरेगी, बॉल की ये डायरेक्शन है, जब बैट से आप इसको हिट करोगे तो बॉल कहाँ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन चेंज होती है ना। व्हेन वी हिट द बॉल विद द बैट द डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इट्स स्पीड इंक्रीजेस। जब आप ऊपर से क्या करते हो, बॉल को गिराते हो, इसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप ऊपर हो तो दूर हो ग्रेविटी से, जैसे ही बॉल ग्रेविटी के पास आती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाता है, ग्रेविटी ज़्यादा फोर्स लगा रही है नज़दीक वाली चीज़ पे, तो इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है, नेम द फोर्स विच कॉजेज दिस इंक्रीज इन स्पीड। कौन सा फोर्स है जो इसके ऊपर काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला है, ऑल्सो मेंशन वेदर द फोर्स इज कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आप सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्लियर। नेक्स्ट आता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन वाई इज इट ईजियर टू ड्रैग अ मैट ऑन द फ्लोर व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। आपने बताना है वाई इज़ इट ईजी टू ड्रैग अ मैट। एक मैट को सरकाना फ्लोर के ऊपर ज़्यादा आसान है व्हेन नोबडी इज सिटिंग ओवर इट, जब उसके ऊपर कोई नहीं बैठा। बट मच डिफ़िकल्ट टू ड्रैग द सेम मैट व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ओवर इट। पर्सन जो है वो जब बैठ जाता है तो क्या होता है, ड्रैग करना मैट को मुश्किल हो जाता है। आप खुद देखो, जब एक मैट खाली पड़ी है, ठीक है, तो मैट क्या है, फोर्स कम है। हमें पता है जो फ्रिक्शन है, वी नो दैट फ्रिक्शन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर, एक तो रफनेस पे, तो फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद वेट। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद वेट या फोर्स प्रेसिंग द टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। जब आप ड्रैग कर रहे हो इट मीन्स आप मूव करा रहे हो, और मूव कराने के लिए अपोजिट फोर्स कौन सा होता है बेटा, अपोजिट फोर्स होता है फ्रिक्शन। वो जब कोई पर्सन उस मैट के ऊपर बैठा है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है जो उसको रोक रहा है। तो जब कोई मैट पे बैठ गया तो वेट बढ़ गया, वेट बढ़ने से क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद वेट। तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन इंक्रीज विद वेट, ठीक है बेटा, कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास, रोहन इज ट्राइंग टू पुश अ वेरी हैवी बॉक्स ऑन द ग्राउंड, इट डज नॉट मूव एट ऑल। रोहन जो है वो बहुत भारी बॉक्स को पुश करने जा रहा है लेकिन उससे वो मूव नहीं कर रहा। विच फोर्स इज प्रिवेंटिंग दिस बॉक्स फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। कौन सा फोर्स जो है वो काम कर रहा है उसके ऊपर, कौन सा फोर्स काम कर रहा है बेटा जिसकी वजह से बॉक्स मूव नहीं कर रहा, क्या नाम है उसका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स काम कर रहा है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स।
कौन सा फोर्स काम कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वेयर डज दिस फोर्स एक्ट? ये फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। आप अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो उल्टी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एवरेज एज फॉर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स? अगर हम एवरेज एज की बात करते हैं तो गर्ल्स के लिए क्या है? एवरेज एज कितनी होती है? 11 to 13, ठीक है, 11 to 13। हम पढ़ते हैं ना बेटा कि एवरेज एज हमारी क्या है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी की? 11 to 13 ईयर में पढ़ते हैं हम। तो हमने पढ़ा है कि 11 to 13 टोटल एज होती है हमारे पास, 11 to 13 ईयर्स होती है बेटा। अगर हम इसका एवरेज निकालने हैं 11 और 13 का, वो क्या आ जाएगा एवरेज एज? 11 + 13 हम निकाल देंगे डिवाइड बाय 2, एवरेज निकल आएगा इसका कितना? 24/2, यानी एवरेज एज कितनी आएगी? 12 ईयर्स। कितनी आ जाएगी एवरेज एज? 12 ईयर्स। 12 साल जो होती है एवरेज एज होती है फॉर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास, हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ ह्यूमन सेल? ह्यूमन सेल में टोटल कितने, न्यूक्लियस में कितने ऑटोसोम्स होते हैं? टोटल क्रोमोसोम, ऑटोसोम और क्रोमोसोम्स की हम बात करते हैं, टोटल क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में 46 होते हैं, ठीक है, जिनमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, 44 कितने होते हैं? ऑटोसोम, और बाकी के 2 क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 44, ठीक है। न्यूक्लियस में कितने ऑटोसोम्स होते हैं? 44। नेक्स्ट उसके बाद फॉर क्वेश्चन नंबर्स 14 to 16 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड असर्शन एंड अदर लेबल्ड रीजन। हमारे को स्टेटमेंट्स दी हुई हैं बेटा, असर्शन और रीजन। असर्शन होता है बेटा कोई कमेंट करना, कोई एक हमारे सामने कोई कमेंट रख दिया। रीजन होता है कि क्या वो जो कमेंट किया गया, जो बात कही गई है, क्या रीजन उसका एक्चुअल रीजन है, उसका कारण है, क्या वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर असर्शन भी ठीक बात कह रहा है, रीजन भी ठीक है, और आर रीजन जो है वो असर्शन के बारे में बात कर रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे। अगर असर्शन और रीजन दोनों ठीक हैं बट आर रीजन जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, असर्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड ऑप्शन हम इसमें मार्क करेंगे। थर्ड हमारे पास आता है असर्शन जो है वो ठीक है लेकिन रीजन अगर गलत है तो हम थर्ड ऑप्शन टिक करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर असर्शन जो है वो गलत है और रीजन ठीक है तो उसके लिए हम फोर्थ ऑप्शन चूज करेंगे। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सॉलिड फ्यूल लाइक कोल आर द बेस्ट फ्यूल। सॉलिड फ्यूल और जो कोल होता है वो बेस्ट फ्यूल है, ये बात असर्शन में कही है। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात गलत है। क्यों बेस्ट फ्यूल क्यों नहीं होते? क्योंकि जितने भी सॉलिड फ्यूल होते हैं जब हम उनको जलाते हैं तो उनसे धुआं निकलता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, वो बर्तन भी काले करते हैं नीचे से, है ना, ब्लैक इनकम्प्लीट कम्बशन उनमें उनकी होती है। तो सॉलिड फ्यूल कभी भी क्या होते हैं? बेस्ट फ्यूल नहीं होते। बेस्ट फ्यूल बेटा कौन से होते हैं? बेस्ट फ्यूल या क्लीनर फ्यूल, जिनको हम एलपीजी और सीएनजी, जो आपके गैसियस फ्यूल होते हैं। तो असर्शन तो गलत है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं गैसियस फ्यूल कैन बी इजिली इग्निटेड इवन विद अ स्मॉल स्पार्क। गैसियस फ्यूल जो है इनको, गैस वाले जो फ्यूल होते हैं इनको हम छोटी सी चिंगारी से जला सकते हैं। आप लोग घर पे जलाते हो ना एलपीजी सिलेंडर वाली गैस, जलाते हो अपने घर पे? जो एलपीजी सिलेंडर वाला चूल्हा होता है जलाते हो ना, तो आप क्या करते हो? लाइटर की हेल्प से हल्की सी चिंगारी तो देते हो, स्मॉल स्पार्क देते हो, जिसकी वजह से वो जल जाता है आसानी से। इसका मतलब ये रीज़न तो है ठीक, ठीक है, जो ये रीज़न बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। और ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन था बेटा? लेट अस सी, ये हमारे पास था अगर ए फॉल्स है और आर ट्रू है, तो दिस इज द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ आंसर क्या आ जाएगा इसमें? आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बेटा। उसके बाद चले नेक्स्ट असर्शन, क्वेश्चन नंबर 15। एक और कमेंट हमारे सामने लिखा गया है, नॉइज पोल्यूशन मीन्स एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड। नॉइज पोल्यूशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फालतू की, एक्सेसिव और अनवांटेड, अनवांटेड जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है साउंड।
बिल्कुल सही बात कह रखी है कि नॉइस पोल्यूशन जो है उसका मतलब होता है अनवांटेड साउंड पैदा करना। ठीक है, रीज़न में पढ़ते हैं हम, प्लांटेशन ऑन द रोड साइड हेल्प टू रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन। ये भी बात ठीक है, जब हम पेड़ों के साइड्स में रोड के साइड में बहुत सारे पेड़ उगाते हैं तो वो नॉइस पोल्यूशन को कम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि नॉइस को के अच्छे एब्जॉर्बर है, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। ठीक है बेटा, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों ठीक हैं। और आर जो है वो क्या करते हैं, आर एक्सप्लेन कर रही है किसको, ए को। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके लिए हम ऑप्शन नंबर 1 चूज करेंगे। 1 हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं 16 क्वेश्चन को। विविपेरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हुज फीमेल गिव बर्थ टू द यंग वंस। विविपेरस वो होते हैं एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहा है। इन विविपेरस एनिमल द एम्ब्रियो डेवलप आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर। देखो पहले वाले में तो ये कह रहा है कि जो ए है वो क्या है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है कि जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यानी चाइल्ड की ग्रोथ मदर की बॉडी में ही होती है ना। बट दूसरे लाइन में रीज़न वो क्या बता रहा है कि विविपेरस एनिमल्स में एम्ब्रियो जो है वो बॉडी के बाहर डेवलप होता है। ये क्या है, गलत है। नहीं, जब विविपेरस एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर चाइल्ड की ग्रोथ बॉडी के अंदर हो रही है, तभी करके तो वो बच्चों को जन्म दे रहे हैं, वो कोई एग को ले थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। आंसर 3 विल बी राइट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास और वाला क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसका। इन एनिमल्स लाइक हैन, हम एनिमल्स देखते हैं जैसे कि मुर्गी है, द डेवलपमेंट ऑफ चिक, जो चिक की डेवलपमेंट होती है, चिक मतलब मुर्गी का बच्चा जो होता है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट होती है टेक प्लेस आफ्टर द एग हैज़ बीन लेड। उसकी डेवलपमेंट कहाँ होती है, जब अंडा बाहर दिया जाता है उसके बाद चिक की डेवलपमेंट होती है ना। रीज़न देखेंगे, हैन शोज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। ये बिल्कुल ठीक है कि हैन के अंदर फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर होती है, फ्यूज़न तो मेल और फीमेल गैमेट्स की बॉडी के अंदर होती है, बट जो चिक की डेवलपमेंट है वो बॉडी से बाहर होती है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल। इसमें क्या करना है हमें, केस स्टडी बेस में हमें कोई सिचुएशन दे दी गई है, उसको हम रीड करेंगे और फिर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल और नॉन मेटल को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस उनका हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। लस्चर एंड हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लस्चर और हार्डनेस क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, लस्चर का मतलब होता है शाइन होना, और हार्डनेस मतलब वो हार्ड होती हैं मेटल्स। दूसरा है द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंजेस ऑन बीटिंग। लेकिन जो आयरन नेल की शेप है, जब आप उसको हथौड़े से पीटते हो, बीटिंग करते हो, या एल्यूमिनियम वायर जो है उनकी शेप चेंज हो जाती है। इफ़ दे वर बीटन हार्डर, जब आप इनको बहुत बुरी तरह से पीटते हो हथौड़े की हेल्प से, दीज कुड बी चेंज्ड इनटू शीट, इनको शीट में चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल, आयरन रोड, नेल, कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर। ये सारी जो मेटल्स होती हैं ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वाइल सल्फर एंड कोल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो सल्फर और कोल है ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, अच्छे कंडक्टर नहीं हैं। मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं। लस्चरस, लस्चर मतलब इनमें पर्टिकुलर शाइन होती है। मेलिएबल, मेलिएबल मतलब इनको पीट पीट के इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स इनसे वायर्स बनाई जा सकती हैं। सोनोरस, सोनोरस मतलब ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ये अच्छे थर्मल कंडक्टर हैं। इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। सम मटेरियल ऑन द अदर हैंड, कुछ मटेरियल दूसरी जगह हम देखते हैं, ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास, वो पाउडर में चूर चूर हो जाते हैं। ऑन टैपिंग विद अ हैमर, जब आप हैमर से उसको तोड़ते हो तो टुकड़ों में टूट जाते हैं, पाउडर बन जाते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, उनमें साउंड भी पैदा नहीं होती, रिंगिंग साउंड। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते। दीज मटीरियल आर कॉल्ड एज नॉन मेटल, ऐसे मटीरियल को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। अब हम इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे बेटा इनके हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग
तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू मेक अ मॉडल। एक स्टूडेंट जो है वो मॉडल बनाना चाहती है। शी नीड्स अ हार्ड मटेरियल, उसको हार्ड मटेरियल चाहिए। दैट कैन बी बेंट एंड कैन बी मेड इनटू थिन शीट, जिसकी थिन शीट जो है वो उसको चाहिए जिसकी थिन शीट आसानी से बन सके। विच मटेरियल शुड शी पिक, उसको कौन सा मटेरियल पिक करना चाहिए। क्या वो एल्यूमिनियम पिक कर सकती है, पेपर पिक कर सकती है, चौक या रबड़। अब आपको पता है मैलिएबिलिटी बेटा किस में होती है, क्या चौक में होती है? चौक तो टुकड़ों में टूट जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। रबड़ जो है वो भी नहीं हो सकता, पेपर भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम, जिसकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर केस स्टडी बेस्ड सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, द फॉलोइंग लिस्ट हैज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस एक्स। इस लिस्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जो सब्सटेंस एक्स की हैं। कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, कैन बेंड इनटू डिफरेंट शेप्स, कैन बी मेड इनटू थिन वायर्स, मेक साउंड व्हेन हिट विद द हैमर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। विच सब्सटेंस ऑफ एक्स बी क्लासीफाइड एज। इसको हम कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा मेटल्स के अंदर, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो क्या कर सकती हैं? मेटल्स जो हैं क्या कर सकती हैं? दे कैन चेंज शेप, अपने आप तो नहीं चेंज कर सकती। मेटल्स में हम इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला आ जाएगा मेटल्स, बिकॉज मेटल्स आर मेलिएबल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी हैं, मेलिएबल भी हैं, यानी इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, इनको शेप में चेंज किया जा सकता है, इनकी वायर भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टूडेंट क्लासीफाइज कॉपर एज डक्टाइल बट नॉट कार्बन। एक स्टूडेंट जो है वो कॉपर को तो डक्टाइल कहता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? जिससे आप वायर बना सकते हैं, बट कार्बन को नहीं कहता। व्हाट एक्सप्लेन्स द क्लासिफिकेशन। ये क्या बताना चाह रहा है कि डक्टाइल का मतलब क्या है? कॉपर कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स बट कार्बन कैन नॉट। कॉपर जो है वो उसको खींच के तारें बनाई जा सकती है, वायर्स बनाई जा सकती है, बट कार्बन से नहीं बनती हैं। बाकी सारे क्या हैं? रॉन्ग आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका 4th क्वेश्चन, अ स्टूडेंट इज़ मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू लाइट अ बल्ब। एक स्टूडेंट इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा है ताकि वो बल्ब को जला सके। ही नीड्स अ बैटरी, उसको बैटरी चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए, स्विच चाहिए और बल्ब चाहिए। ही यूज़ द फॉलोइंग मटेरियल टू कनेक्ट द बैटरी, स्विच एंड द बल्ब। उसने इन चीज़ों को यूज़ किया। इन विच केस द बल्ब विल ग्लो। बल्ब जो है वो कब ग्लो करेगा? देखो, उसने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये वायर्स हैं, ये क्या है? दिस इज़ द बल्ब, और ये क्या है? वायर हो गई। यहाँ पे उसने लगा दिया, बैटरी लगा दी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये वायर हो गई। अब उन्होंने बताया है कि कौन सा मटेरियल, अगर उसने यहाँ पे मटेरियल कनेक्ट करना है, ठीक है, कौन सा मटेरियल यहाँ पे लगाएं हम ताकि जो बल्ब है वो ग्लो कर जाए। वुड लगाने से बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर यहाँ वुड का टुकड़ा हम लगा देते हैं इस जगह पे तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। क्यों? वुड इज़ पुअर कंडक्टर। रबड़ से भी नहीं करेगा, कॉपर लगा दे तो कर जाएगा, प्लास्टिक से भी नहीं करेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? हमें कॉपर लगाना पड़ेगा, तब वो बल्ब ग्लो करेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 का 5th पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। कौन सा करेक्ट अरेंजमेंट है गिवन मेटल का इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर अगर हम देखते हैं, असेंडिंग मीन्स ज़्यादा से कम की तरफ अगर हम देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, कौन सा कम रिएक्टिव? असेंडिंग का मतलब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के हिसाब से जो लो टू हाई मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी जिनकी हो। तो हमने किया था बेटा, हमने जब चैप्टर किया है ये वाला, तो उसमें हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज़ करी थी ये वाली, जिसमें हमने करा था पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, इसमें मैंने एक न्यूमेरिक्स अपनी वीडियो के अंदर बनाए हुए हैं बेटा। कुलवंत ने कहा मेरे आलू ज़रा फीके से पके हैं, कोई होगा आगे आओ पता करें।
ठीक है, तो ये सारी दी हुई हैं। इनमें देखो बेटा कौन सी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इनमें देखो सबसे ज़्यादा इन्होंने बोला हुआ है सोडियम। ठीक है, पहले तो रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से हमने करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सोडियम। सोडियम के बाद देखो किसका नंबर है, मैग्नीशियम का। ये सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये राइट साइड में आ गई। फिर आया मैग्नीशियम का नंबर, उसके बाद जिंक का नंबर आया। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद आया आयरन का। इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हमने अरेंज करना था, तो जिंक के बाद क्या आया, आयरन आया। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो इनमें से हमें कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इसकी भी बेटा हम केस स्टडी डिस्कस करते हैं। एन अरेंजमेंट हैविंग 2 इलेक्ट्रोड्स, एक अरेंजमेंट है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगी हुई हैं। कंडक्टिंग लिक्विड इन अ वेसल, एक वेसल के अंदर कंडक्टिंग लिक्विड है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा रखी हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम देते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इसमें एक करंट जो है वो पास किया जाता है। ठीक है, ये बैटरी लगा दी हमने, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वायर से इसको जोड़ दिया, दोनों इलेक्ट्रोड्स को करंट पास किया जाता है ताकि जो है इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा सके। तो इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज मेटल्स आर, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते जैसे कि हमारी मेटल्स होती हैं। सो इन परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज़ ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड इन अ सिंगल सेल इज़ नॉट सफिशेंट, बैटरी इज़ यूज्ड विच सप्लाई लार्जर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमें बैटरी जोड़नी पड़ती है ताकि करंट जो है वो तरीके से बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें से फ्लो कर सके। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या होता है बेटा, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद पार्ट नंबर 2। सो सेकंड क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड, कौन सी इलेक्ट्रोड कंडक्ट जो हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जो हम इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, एनोड। जो हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड को, हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना, 2 इलेक्ट्रोड लगा दी। ठीक है, और बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं इसको, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले से, उसको हम बोलेंगे एनोड। ठीक है, और नेगेटिव से जो कनेक्ट करते हैं उसको बोलेंगे हम कैथोड। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा, एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, कौन सा नहीं कंडक्ट करता बताओ। देखो, सी वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड भी करेगा, विनेगर भी करेगा, सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा ऑयल, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल ऑयल या हेयर ऑयल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास 18 क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज सॉल्यूशन ऑफ, जब हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं कॉपर की, तो कौन सा सॉल्यूशन हम लेते हैं, कॉपर सल्फेट। कौन सा लेते हैं हम, कॉपर सल्फेट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है उसके बाद टैप वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल डिस्टिल्ड वाटर इज़ नॉट, बिकॉज टैप वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते हैं। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, ए और बी दोनों ठीक हैं, डी आंसर, डी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इसमें एक और केस स्टडी दी हुई है बेटा। अ होलो प्लास्टिक वेसल लाइज ऑन द सरफेस, सरफेस पे प्लास्टिक वेसल को रखा गया है। इट हैज़ 3 होल्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, प्लास्टिक का एक बर्तन सा रखा गया है जिसमें होल बने हुए हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड एट डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जेड जो है वो 2 सेंटीमीटर पे है, वाई जो है वो 4 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, और एक्स जो है वो कहाँ पे है, ये वाई हो गया, और एक्स कहाँ पे आपका 7 पे, एक्स जो है वो सबसे ऊंचा है। ठीक है, द होल्स आर क्लोज्ड। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सपोज नाउ द वेसल इज फिल्ड विद वाटर, आपने इसमें पानी भर दिया। ठीक है, होल्स आर ओपन,
वाटर रशेज आउट ऑफ द होल, वाटर जो है वो होल से बाहर निकलेगा। वाटर फ्रॉम द होल एक्स वाई एंड जेड रीचेज द डिस्टेंस d1 d2 एंड d3। एक्स से निकल रहा है वो क्या है, d1 है, ठीक है। एक्स जो है उसका सबसे कम नीचे गिरेगा, नज़दीक गिरेगा, ये d1 है। वाई से उससे ज़्यादा और जेड से सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो बता दो इसमें d1 ज़्यादा है, d2 ज़्यादा है या d3 ज़्यादा है, बताओ शाबाश। हमने किया था ना, हमने किया था कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद द हाइट अबव अ पॉइंट ऑन द लिक्विड कॉलम। इस पॉइंट पे अगर मैंने लिक्विड प्रेशर सिर्फ ये कम डिस्टेंस है तो कम प्रेशर लगेगा, और यहाँ डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो प्रेशर भी इस पर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब z जो है उसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो d3 क्या होगा, d3 विल बी मोर देन d2 देन d1, ठीक है। d3 किससे ज़्यादा होगा, d2 से, और d2 ज़्यादा होगा किससे, d1 से, ठीक है। कर लेंगे। So the answer will be d3 is greater than d2 is greater than d1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, नाउ कंसिडर 3 पॉइंट्स ए एंड बी सी इन द गिवन वेसल एट आ डेप्थ। हमारे पास डेप्थ दी हुई है बेटा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7, ठीक है। अब हमने एक वेसल, वही वाली वेसल हमने ली, उसमें 3 पॉइंट हमने कंसिडर करने हैं। दे रखे हैं आपको 5 पे, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए और बी 5 और 5 पे हो गए, ये भी 5 सेंटीमीटर पे, ये भी 5 सेंटीमीटर पे है, और ये तीसरा किस पे है, 7 सेंटीमीटर पे है, सी, ठीक है। प्रेशर ए पे बी पे बराबर होगा, ए और बी पे प्रेशर बराबर होगा, लेकिन सी पे बराबर नहीं होगा। ए और बी पे प्रेशर बराबर होगा, सी पे बराबर नहीं होगा। 7 वाले पे ज़्यादा होगा, पी सी पे प्रेशर सी पे ज़्यादा होगा, ए और बी पे बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है पार्ट 3, लेट 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एंड 4 यूनिट्स आर एक्टिंग ऑन द वेसल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अ थर्ड फोर्स ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 2 फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है और 4 यूनिट है, जो एक वेसल पे लेफ़्ट से राइट एक्ट कर रहे हैं। ये कोई बर्तन पड़ा है, इस पर 6 यूनिट फोर्स, ठीक है, 6 यूनिट और 4 यूनिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। एंड अ थर्ड फोर्स F यूनिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और तीसरा फोर्स ये 5 यूनिट लग रहा है, ठीक है, राइट से लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट में, ये राइट से लेफ्ट में, ठीक है। लेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वेसल विल बी, कितना होगा, देखो बेटा एक साइड से 6 और 4 को अगर हम ऐड करते तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 10 लग रहा है, 10, ठीक है। और अपोजिट फोर्स कितना लग रहा है, 5, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना होगा, जहाँ ज़्यादा है ज़्यादा में से हम कम को माइनस कर देंगे, तो नेट फोर्स विल बी 10 माइनस 5, कितना हो जाएगा, टोटल 5, ठीक है। टोटल फोर्स कितना हो गया, 5 यूनिट किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, 5 यूनिट लगेगा किस डायरेक्शन में, जहाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा, यानी लेफ़्ट टू राइट, टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ, जिस साइड ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास 4th पार्ट, इफ़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय होलो वेसल ऑन द सरफेस इज 100 यूनिट। अगर फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है खाली बर्तन के ऊपर, ठीक है, कितना, 100 यूनिट्स, एंड एरिया ऑफ द वेसल इज 20 यूनिट, देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेसल ऑन द सरफेस इज। अगर फोर्स और एरिया हमें पता है P इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और फोर्स कितना लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है हमारा, फोर्स एक्सर्टेड इज 100 यूनिट, ठीक है, और डिवाइड बाय एरिया कितना है, 20 यूनिट्स, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना होगा, कट गया ये, 2 5 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 5 यूनिट्स, 5 यूनिट आ जाएगा, ठीक है बेटा, 100/20 यूनिट्स। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास 19 का 5th पार्ट, द वेसल फिल्ड विद वाटर, जो वेसल पानी से भरी हुई है, एक्सर्ट एन एडिशनल फोर्स ऑफ 100 यूनिट, ठीक है। इसमें एडिशनल फोर्स लगता है कितना, 100 यूनिट फोर्स लगता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेसल ऑन, जो प्रेशर एक्सर्टेड है बेटा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेसल ऑन एन एरिया ऑफ 20 यूनिट, ठीक है। जो वेसल है वो पानी से भरी हुई है, जिसमें एडिशनल फोर्स लग रहा है 100 यूनिट का,
ठीक है, ये पानी से भरा हुआ बर्तन है सपोज, ठीक है, पूरा पानी से भरा हुआ है, इसके ऊपर फालतू का फोर्स और लग रहा है एडिशनल, यानी बाहर से आप फोर्स लगा रहे हो कितना, 100 न्यूटन, 100 यूनिट, ठीक है, 100 लगा रहे हो। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेसल ऑन द एरिया, एरिया पे कितना लगेगा टोटल फोर्स। तो बेटा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में करा था कि खाली बर्तन जो था वो तो 100 यूनिट फोर्स लगा रहा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें एडिशनल फोर्स 100 का लग रहा है, यानी 100 तो उसका पहले से वेट था, 100 तो उसका पहले ही वेट था, 100 और फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया 200, ठीक है, और एरिया कितना है, एरिया वही है 20 यूनिट, ठीक है, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर विल बी 10 यूनिट्स, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 यूनिट्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 20, लेट अस सी, रीड द केस स्टडी। वी नीड टू प्रिजर्व फूड बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन फूड कैन समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। हमें फूड को प्रिजर्व करना पड़ता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फूड के अंदर ग्रो हो रहे हैं वो टॉक्सिक मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं विच आर पॉइजनस, जो हमारे लिए जहरीला हो सकता है। इफ़ वी कंज्यूम दिस स्पॉइल्ड फूड, अगर हम इस स्पॉइल्ड फूड को खा लें, कंज्यूम कर लें, वी कैन बिकम इल, हम बीमार हो सकते हैं। हैंस वी नीड टू प्रिजर्व फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसका मतलब हमें स्पॉइल फूड को स्पॉइल होने से पहले ही फूड को बचा लेना चाहिए, ख़राब होने से पहले बचा लेना चाहिए। सम प्रिजर्वेशन मेथड रिक्वायर द फूड टू बी सील्ड आफ्टर ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट रिकंटामिनेशन। कई बार कुछ मेथड्स में क्या होता है, फूड को सील कर दिया जाता है उनको ट्रीट करने के बाद, ताकि वो कंटामिनेट ना हो सके, उनके अंदर बैक्टीरिया ग्रो ना करें, ठीक है, विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अदर मेथड सच एज ड्राइंग, जब हम ड्राई कर देते हैं। पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है, आप हाई टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए किसी चीज़ को गर्म कर देते हैं। यूज़ ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव, आप केमिकल प्रिजर्वेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। अलाउ द फूड टू स्टोर विदाउट एनी स्पेशल कंटेनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है, तो बिना किसी स्पेशल कंटेनमेंट के लंबे टाइम तक इसमें आप चीज़ों को ठीक करके नॉर्मली रख सकते हो, ख़राब होने से बचा सकते हो। सो द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन फूड इज़ नीडेड, फूड की प्रिजर्वेशन ज़रूरी होती है ताकि फूड को फ्रेश रखा जा सके, ठीक है, टू कीप द फूड फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक उसको फ्रेश रखा जा सके, इसलिए हमें फूड को प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंड, सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमनली यूज टू प्रिजर्व। सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है इनका यूज़ किया जाता है, किस काम में यूज़ करते हैं इसको, इनका यूज़ हम करते हैं पिकल्स के अंदर हम यूज़ करते हैं इनका, ठीक है, पिकल्स को हम स्टोर करने में सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज़ कर सकते हैं प्रिजर्व करने में। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास अ फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग इज़, कौन सी फंगस रिस्पॉन्सिबल है फूड पॉइजनिंग के लिए, एस्परजिलस, कौन सी फंगस रिस्पॉन्सिबल है, एस्परजिलस। नेक्स्ट आता है जैम्स एंड जेलीज आर प्रिजर्व्ड बाय, जैम और जेली को प्रिजर्व किया जा सकता है, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम इसको, जैम और जेली को यूजिंग शुगर, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में अगर हम चीनी को रखते हैं, चीनी को हम लार्ज क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं उसमें डाल के, ठीक है, जैम और जेली को लार्ज क्वांटिटी में शुगर डाल के यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन विच एयर टाइट बैग्स आर यूज्ड, कौन सा फूड प्रिजर्वेशन है जिसमें हम एयर टाइट बैग का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज वैक्यूम पैकिंग, कौन सा है, वैक्यूम पैकिंग, ठीक है। दिस कंप्लीट्स with the 20 questions of sample question paper. In the next video we will discuss about the next 16 question from 21 to 36. Till then, have a nice day, and you can do the practice of these questions at your own with the help of video. Thank you. Have a nice day.